हेलो नमस्कार, मैं डी के पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं हरी कंपटीशन एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर प्रोग्राम में। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपके आगामी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक के बारे में बात करेंगे। और उसमें से जो एक सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, ठीक है, भौतिकी के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आगामी आपके जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है आपकी? तो कुल पदों की संख्या आपके 430 है। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। पदों की संख्या कितनी है आपकी? 430 है। और इस 430 में जो आपके पूछे जाएंगे, कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके? तो 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस 100 को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो एक हो जाएगा आपका सीजीजीएस वाला सेक्शन, ठीक है, मतलब एक प्रकार से जीएस पोर्शन सामान्य अध्ययन, और एक प्रकार से आपका जो दूसरा जो हो जाएगा ये आपके साइंस बैकग्राउंड का हो जाएगा। इस साइंस बैकग्राउंड को हम लोग फिर से तीन भागों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से आप लोगों के साइंस बैकग्राउंड से 60 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से आपके 40। तो साइंस बैकग्राउंड को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करेंगे। तो आपके ये कौन कौन से डिवाइड हो जाएंगे? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, तो बायोलॉजी से आपके 20 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, केमिस्ट्री से भी आपके कितने क्वेश्चन आने हैं? 20 क्वेश्चन। और फिजिक्स से भी आपके 20 क्वेश्चन आने हैं। ऐसा एक और एग्जाम हुआ था आपके, ठीक है, प्रयोगशाला सहायक शिक्षक का एग्जाम हुआ था। उसमें आप लोगों ने ये जो साइंस पोर्शन है इसके क्वेश्चन के लेवल को आप लोगों ने देखा है। ठीक है, जो खासकर हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, तो इसका जो क्वेश्चन का लेवल था वो क्या था आपका? एडवांस लेवल का था। ठीक है, तो यहाँ से हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि हमें इस एग्जाम को क्यों पढ़ना है। तो देखिए, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपका 10th पास मांगा गया है। ठीक है, और 10th पास के आधार पे भी ये सिलेबस आपका बनाया गया है। क्यों पढ़ना है ये सवाल आता है, तो इसमें आपका 10th पास है, इसमें कोई विशेष आप लोगों को डिग्री नहीं मांगी गई है। तो जो 10th पास स्टूडेंट है, तो जो 10th पास स्टूडेंट है ये लोग एग्जाम दिला सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोगों का जीएस से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी आपका सीजी रहेगा और सीजी के साथ में आप लोग का जियोग्राफी रहेगा। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी, और क्या रहेंगे आपके? करेंट अफेयर रहेंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन को आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हो। उसके बाद साइंस बैकग्राउंड से भी आप लोगों को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को पढ़ना है। ठीक है, यदि आप लोग साइंस सब्जेक्ट से हो तो आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी है, और नहीं भी हो तो आप लोग इसको तैयारी कर सकते हो, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है आपके चुनाव के बाद होने वाला है। इसलिए अभी आप लोगों के पास जितना भी टाइम है उसमें आप लोग अच्छे से इसको तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है आपका क्या पढ़ें? ठीक है, तो ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो इसके लिए हमारा जो बुक आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए आपको सेपरेट बुक मिल जाएगा। यदि आप लोग सीजीजीके के लिए पढ़ना चाहो तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के नाम से बुक आएगी, उसको आप लोग परचेस कर सकते हो। अगर आप लोग इंडियन जियोग्राफी पढ़ना चाहते हो तो ये भी आप लोगों को सब सेपरेट मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप लोग करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो इसका भी आप लोगों को वीडियो क्लास यूट्यूब में मिल जाएगा और हमारे ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों सेक्शन की तैयारी आप लोग कर सकते हो। और साइंस के लिए आप लोगों को सेपरेट बुक सामान्य विज्ञान के नाम से भी बुक मिल जाएगा। इस बुक में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन भी दिया गया है, साथ ही साथ थ्योरी को भी अच्छे से कवर किया गया है। ठीक है, अब जो हम लोग बात करेंगे कैसे पढ़ें, तो मैं जो फिजिक्स सब्जेक्ट है इसके ऊपर आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसमें आप लोगों को भले ही क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा एडवांस लेवल का हो सकता है, लेकिन इसमें आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्या करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग किस में आएंगे? क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व करके देखेंगे। और ये जो आपके क्वेश्चन होंगे इसमें आप लोगों को तीन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्या होगा? आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित आपका क्या होगा? क्वेश्चन होगा, जो क्या करेंगे? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। दूसरा आपका मिड लेवल का क्वेश्चन होगा। जब आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो मिड लेवल का क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएगा। उसके बाद जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो एडवांस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, इस लेवल का क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपका तभी संभव है जब आपने अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं और उसके बाद मिड लेवल के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, तभी आपसे क्या बनेंगे? एडवांस लेवल के क्वेश्चन इजिली आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। हमें क्या क्या पढ़ना है इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो सिलेबस है, यह आपके सीजी बोर्ड 9th-10th की जो बुक है, ठीक है, जो आपका पुराना सीजी बोर्ड 9th-10th का बुक है, उसके अनुसार से मुझे जो टॉपिक मिले हैं वो कौन कौन से? आपके गति, बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, वर्क और एनर्जी, ठीक है, ध्वनि, उष्मा, ताप, विद्युत धारा एवं परिपथ, प्रकाश, ऊर्जा, घर्षण, दाब, और इसमें मैंने ऐड किया है आपका परमाणु भौतिकी। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है,
और इसमें आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना है, साथ ही साथ जो आपके क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल है, उसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका इसमें मैथ्स नहीं है, तो मैथ्स नहीं है मतलब आप लोगों को फिजिक्स से न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला चैप्टर हम लोग का कौन सा है? मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मोशन में क्या क्या देखेंगे उसको देख लेते हैं। मोशन कहने का अर्थ है गति। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि किसी वस्तु को हम लोग गति या विराम में कैसे कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, फिर आपका विस्थापन और दूरी के बारे में बात करेंगे, वेग और चाल के बारे में बात करेंगे, फिर त्वरण देखेंगे, गति के समीकरण भी इसी चैप्टर में देखेंगे, गुरुत्व के अधीन गति देखेंगे, फिर ग्राफ से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे देखने वाले हैं, वृत्तीय गति देखने वाले हैं, घूर्णी गति देखने वाले हैं, और लास्ट में जो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूटन के गति के नियम, ये भी हम लोग इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट है गति और विराम, किस वस्तु को हम लोग गति में कहेंगे और किस वस्तु को हम लोग विराम में कहेंगे, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आप लोगों का आज का जो क्लास है, पहला क्लास है फिजिक्स का, इसमें हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे ताकि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं है उनको भी इजी से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ से पहला क्लास है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग लेकर चलेंगे और समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो आपका फिजिक्स है वास्तव में क्या है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स आपका अगर समझ जाओगे तो एकदम इजी सब्जेक्ट है, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन देख करके छोड़ के भाग जाओगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं गति और विराम। गति विराम कहने का से आपका क्या हो जाएगा? मोशन एंड रेस्ट, ठीक है। अब हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी वस्तु को हम लोग कब गति में बोलेंगे और कब विराम में बोलेंगे। इसके लिए मैं एक एकदम इजी वाला आपका एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक लड़का ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपका किसी जगह पे मान लीजिए खड़ा हुआ है, ठीक है। वहीं पे मैं एक और लड़का ले रहा हूँ और ये आपका क्या कर रहा है? चल रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? आपका चल रहा है। तो आप लोग बोलोगे सर ये वाला जो लड़का है, ठीक है, इसका नाम ए दे देता हूँ, इसका नाम बी दे देता हूँ। तो आप लोग बोलोगे सर ए क्या है? आपके रेस्ट में है, यानी कि विराम में है, और बी आपके किस में है? आपके गति में है। ऐसा क्यों बोलोगे? क्योंकि आप लोग जब देख रहे हो इसको तो ये आपके काफी टाइम से यहीं पे आपका खड़ा हुआ है। कहने का से ये क्या कर रहा है? अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, ठीक है। स्थिति में जो परिवर्तन करना है इसको ये नहीं कर रहा है। कौन? आपका ए वाला लड़का, ठीक है। स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, इसलिए इसको आप लोग किस में बोल। और ये लड़का क्या है? पहले इस पॉइंट पे था, अभी मान लीजिए आपकी इस पॉइंट पे आ गया है, मतलब अब समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? अपने स्थिति में चेंज कर रहा है। स्थिति यानी कि पोजीशन को ये क्या कर रहा है? आपका चेंज कर रहा है। तो इसे हम लोग किस में बोलेंगे? आपका गति में बोलेंगे। लेकिन यह आपका पूर्ण सत्य नहीं है, ठीक है। गति और विराम को हमें समझने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ। इसमें वास्तविक सत्य क्या होगा, ठीक है। तो वास्तविक सत्य आपका क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पे एक क्या लेता हूँ? आपका ट्रेन लेता हूँ, और मान लीजिए इस ट्रेन में आपके एक लड़का बैठा है, ठीक है। लड़का का नाम है आपका मान लीजिए चिंकू, और यहाँ पे एक लड़की बैठी है जिसका नाम क्या है? आपका पिंकी है, ठीक है। तो दो लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब एक लड़का है, ठीक है, जो इन दोनों का क्या है? बड़ा भाई है। ये इन दोनों को छोड़ने आया था आपके कहाँ पे? रेलवे स्टेशन। इसका नाम मैं दे देता हूँ मोन्टू। तो ये जो अभी क्या है? आपका ट्रेन आपके प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है। ये क्या है? आपका प्लेटफॉर्म है, और अभी क्या है? आपका अभी क्या है? आपका ट्रेन रुकी हुई है, ठीक है। अब मैं मोन्टू से अगर क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ पिंकी रेस्ट में है या मोशन में, तो ये क्या बोलेगा कि पिंकी आपके किस में है? आपके रेस्ट में है, ठीक है। क्या बोलेगा? पिंकी आपके रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही आपकी रेलगाड़ी चलनी स्टार्ट होती है, ठीक है, रेलगाड़ी चलने लगती है, अब मैं मोन्टू से क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ मोन्टू से कि बताओ पिंकी किस में है? आपके रेस्ट में है या मोशन में है? तो ये पिंकी के बारे में क्या बताएगा? पिंकी क्या कर रही है? किसमें? आपके गति में है, ठीक है। किसमें? आपके मोशन में है। लेकिन यही क्वेश्चन मैं उसी टाइम पे आपके चिंकू को करता हूँ, ठीक है। किसको करता हूँ? चिंकू को। तो चिंकू के सामने तो आपका पिंकी बैठी हुई है चुपचाप। चिंकू के सामने तो आपकी पिंकी क्या है? चुपचाप बैठी हुई है, ठीक है। तो ये बोलेगा सर पिंकी किसमें? आपके विराम में है। किसमें? आपके विराम में। अब ये कैसे हो सकता है कि पिंकी एक ही समय में दो आपकी स्थिति कैसे हो सकता है? एक ही समय में गति और विराम कैसे हो सकता है? तो इसका जो कंक्लूजन है, इसका जो निष्कर्ष निकलने वाला है, हम लोग ये कह सकते हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? गति क्या है? आपका गति एक सापेक्षिक राशि है। क्या है? आपका गति एक सापेक्षिक राशि है। जो क्या होता है? सापेक्षिक राशि है, ठीक है। जो आपके जो दिए गए निर्देश तंत्र पे क्या होता है? आपका निर्भर करता है, ठीक है। किस पे निर्भर रहता है? आपके दिए गए निर्देश तंत्र पे आपका कौन निर्भर रहता है? तो आपका गति
निर्भर रहता है। ठीक है, तो यहाँ से जो कंक्लूजन हम लोग को निकालना था, गति कैसी राशि है, आपकी सापेक्षित राशि है। सापेक्षित राशि कहने का अर्थ है कि यदि आप किसी भी वस्तु के स्थिति के बारे में यदि जानना चाहते हैं कि वह रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसके लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस देना पड़ेगा। मतलब आप किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा, तभी हम लोग बता पाएंगे। यदि मैं बोलूं कि प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में जब ट्रेन आपका चल रही है तो पिंकी क्या कर रहा है, आपका मोशन में है। ठीक है, वहीं पे चिंकू के परिप्रेक्ष्य में पूछूं, यानी कि मैं यहाँ पे जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो निर्देश तंत्र है, मैं किसे ले रहा हूँ, चिंकू ले रहा हूँ, तो इस समय क्या है आपका, पिंकी किस में, आपके विराम में है। ठीक है, तो कहने का जो यहाँ पे मेन कंक्लूजन क्या है आपका, गति एक सापेक्षित राशि है। एग्जाम में पूछ सकता है गति कैसी राशि है, तो गति आपका सापेक्षित राशि है। गति किस पर निर्भर करता है, तो जो दिया गया निर्देश तंत्र है या जिसके रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो वही हम लोग क्या हो जाएगा, निर्देश तंत्र हो जाएगा। और फिजिक्स में की मैं बात करूं तो फिजिक्स में आपके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है, ये आपके 99 कंडीशन में हम लोग किसको ले लेते हैं, तो हम लोग अर्थ को ले लेते हैं। अर्थ कहने का है पृथ्वी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। और जो 1% कंडीशन है, इसमें जो आपका निर्देश है, ठीक है, निर्देश तंत्र है या आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें हम लोग एक्स, वाई और जेड अक्ष को क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग निर्देश तंत्र ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है, फिजिक्स में आपके दो प्रकार के आपके निर्देश तंत्र हो सकते हैं। यदि आपके क्वेश्चन में निर्देश तंत्र के बारे में जिक्र नहीं किया गया है तो उसमें आपका निर्देश तंत्र क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। यदि यदि वह क्वेश्चन पूछा है कि एक्स अक्ष के रिफरेंस में या वाई अक्ष के रिफरेंस में या जेड अक्ष के रिफरेंस में, तब आपको क्या लेना है, एक्स, वाई या जेड निर्देशांक को यहाँ पे लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक्स वाई और जेड निर्देशांक के बारे में बात करें तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। इस साइड को हम लोग बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई, और जेड जो हम लोग का बनेगा, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में आप लोग को समझ नहीं आएगा। इस पेन को अगर मैं ऊपर रखता हूँ इसके, तो ये जो आपको डायरेक्शन मिल रहा है, ये कौन सा हो जाएगा, हम लोग का जेड अक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, जेड अक्ष हो जाएगा। ठीक है, एक्स अक्ष में हम लोग या तो आगे पीछे जा सकते हैं, वाई अक्ष में ऊपर नीचे जा सकते हैं, और जेड अक्ष में हम लोग अंदर बाहर जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है उसका अगर तीनों आपका अक्ष है या तीनों निर्देशांक दिए हुए हैं तो उसमें हम लोग आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं, और अंदर बाहर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो निर्देशांक है उसके अनुसार गति कितने प्रकार की होती है, तो गति आपके 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा 3 प्रकार, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है, एक बोलते हैं हम लोग एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल गति। ठीक है, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन, और तीसरे वाले को हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय गति, यानी कि 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो निर्देशांक के अनुसार, आपके निर्देश तंत्र के अनुसार गति को यदि हम लोग टाइप्स में डिवाइड करें तो ये 3 प्रकार के आप लोगों को मोशन देखने को मिलेंगे। एक क्या हो जाएगा आपका एक विमीय, कहने का से 1 डायमेंशनल, एक दूसरा क्या हो जाएगा आपका 2 डायमेंशनल, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। ठीक है, तीनों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ सबसे पहले आपका एक विमीय गति। इधर मैं ले रहा हूँ द्विविमीय गति। और इस साइड ले रहा हूं मैं त्रिविमीय गति। क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ मोशन को देख रहे हैं। मोशन कहने का आशय है यदि आपके स्थिति में परिवर्तन, यानी कि आपका जो पोजीशन में चेंज होगा, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन होगा, केवल एक अक्ष पे होगा। ठीक है, स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन क्या होगा, केवल एक अक्ष पर होगा। ठीक है, किसी भी एक अक्ष पर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका एक विमीय गति। ठीक है, या तो हम लोग क्या जा सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं, ठीक है, या तो हम लोग अंदर बाहर जा सकते हैं, या तो हम लोग किस में जा सकते हैं, आपके आगे पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक विमीय गति। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे तीनों अक्ष को लेता हूँ, अगर मैं किसी एक अक्ष पे मोशन करता हूँ, मैं यदि सिर्फ एक अक्ष पे मोशन करूंगा तो ये कौन सा भी आपका मोशन होगा, एक विमीय। यदि मैं वाई अक्ष पे मोशन करता हूँ केवल, तो यह आपका एक विमीय होगा। यदि मैं आपके जेड अक्ष पे मोशन करता हूँ तो यह क्या हो जाएगा, आपका एक विमीय मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो किसी सरल रेखा में गति क्या हो जाएगा, आपका किसी सरल रेखा में गति। ठीक है, उसके बाद सीधी सड़क की गति, सीधी सड़क पर किसी पार्टिकल की गति। ठीक है, और आपके पटरी पर ट्रेन की गति, लेकिन पटरी क्या होना चाहिए, आपका पटरी होना चाहिए आपका सीधा। ठीक है, तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक विमीय गति बोलेंगे। ठीक है,
वहीं पे द्विविमीय गति की बात करें तो इसमें स्थिति में परिवर्तन आपके दो अक्ष पे होगा, ठीक है, किसी भी दो अक्ष पे होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका द्विविमीय गति बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें किसी सतह पे गति, किसी सतह या प्लेन में गति, सतह कहने का से जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, इस पे मैं जो पेन से लिख रहा हूँ, इस पेन की गति क्या होगी, तो आपका द्विविमीय होगा, क्योंकि मैं इसमें ऐसे सीधा भी लिख सकता हूँ या तो ऊपर नीचे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, आगे पीछे भी लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे भी लिख सकता हूँ, तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा, आपका द्विविमीय गति हो जाएगा, ठीक है। किसी समतल में गति कहने का आशय जमीन पर रेंगते कीड़े की गति, जमीन पर रेंगते कीड़े की गति, ठीक है। वहीं पे और एग्जांपल में देना चाहूँ तो जो प्रक्षेप्य गति है यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, ये भी क्या होगा, आपका द्विविमीय, द्विविमीय कहने का से प्रोजेक्टाइल मोशन कहने का से इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है। ये एक्स और वाई अक्ष में हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रक्षेप्य गति हो जाएगा, ये प्रक्षेप्य गति क्या हो जाएगा, आपका द्विविमीय गति हो जाएगा। आपके वृत्तीय गति को भी हम लोग क्या बोलेंगे, आपका द्विविमीय गति बोलेंगे, ठीक है। वृत्त के अंदर भी आप लोगों को 2 डायमेंशनल आप लोग मोशन कर सकते हो, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, आपका द्विविमीय गति बोलेंगे, ठीक है। और भी एग्जांपल देना चाहूँ तो कैरम बोर्ड पे गोटियों की गति, कैरम बोर्ड पर गोटियों की गति, कैरम बोर्ड में आपके जो प्लेन है, जो सतह है, उसमें आपका जो गोटी है या तो क्या हो सकता है, आपका आगे पीछे जा सकता है या तो ऊपर नीचे कहीं भी वो क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है, तो इस प्रकार की मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविमीय मोशन बोलेंगे। वहीं पे त्रिविमीय की बात करें तो जो स्थिति में चेंज होगा ये क्या होगा, आपका एक साथ ये तीनों अक्ष पे क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है, तीनों अक्ष पे जो आपका चेंज होगा स्थिति में परिवर्तन, उसको क्या बोलेंगे, हम लोग त्रिविमीय मोशन बोलेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, आपका पक्षी की गति, पक्षी की गति क्या हो जाएगी आपकी, तो त्रिविमीय हो जाएगी। उसके बाद आपका प्लेन, प्लेन कहने का से एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन की गति, ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके त्रिविमीय गति हो जाएंगे। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका पक्षी की गति कौन सा गति होगा, ठीक है, या तो वृत्तीय गति कौन सा गति होगा, या तो आपका सरल रेखा पे गति कौन सा गति होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको आप लोगों को बताना है कि कौन सा मोशन होगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 खंबे गड़े हुए हैं, ठीक है, और इस पे मैंने एक रस्सी बांध दी है, अब इस रस्सी में एक क्या हो रहा है, एक कीड़ा रेंग रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक बीमी बोलेंगे, 2 बीमी बोलेंगे या त्रिविमी बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1 डायमेंशनल, क्यों, क्योंकि ये जो रस्सी है ये क्या बना रहा है, एक सीधा सरल रेखा बना रहा है, ठीक है। तो इस आपके सीधी रस्सी पे जो कीड़े की गति है वो क्या हो जाएगी, आपकी एक बीमी गति हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तो हम लोग एकदम इजी कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं, हम लोग अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, क्योंकि अभी मेन फिजिक्स आप लोग का स्टार्ट नहीं हुआ है, आगे हम लोग देखेंगे। और टॉपिक हम लोग का जो होगा क्या होगा, दूरी और विस्थापन, ठीक है, दूरी और विस्थापन के बारे में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, और यहीं से आप लोगों का क्या हो जाएगा, मेन फिजिक्स चालू हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी क्या होती है, दूरी वास्तविक पथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं, और जो विस्थापन होता है ये क्या होता है, आपका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दूरी और यहाँ से मैं लेता हूँ विस्थापन। देखिए यहीं से आपके क्वेश्चन अब बनना चालू हो जाएंगे, ठीक है, यहीं से आप लोगों को अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना है और चीजों को समझना है। मैं एकदम इजी आसान तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, एग्जाम्पल के साथ आप लोग समझते जाओगे तो आप लोगों को आगे दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो दूरी किसे बोलेंगे, दूरी होती है वास्तविक पथ की लंबाई, पथ की लंबाई, ठीक है, वास्तविक वास्तविक पथ की लंबाई, पाथ ऑफ लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी यानी कि डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। पाथ ऑफ रियल पाथ ऑफ लेंथ क्या कहलाता है, आपका डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। कहने का से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। यदि मान लो मैं क्या करता हूँ, किसी पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता हूँ और मैं कितना चलता हूँ, 4 किलोमीटर चलता हूँ, ठीक है, कितना चलता हूँ, 4 किलोमीटर, और मैं बी पॉइंट पे पहुंच जाता हूँ, ठीक है। अब बी पॉइंट से मैं नीचे की ओर आपका आता हूँ यानी कि दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में मैं चलता हूँ आपका 3 किलोमीटर और मैं सी पॉइंट पे आ जाता हूँ। अब बताइए कि मेरे द्वारा आपका जो चला गया जो दूरी है ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, आपका टोटल आपके जो पाथ की लंबाई है वही हम लोग क्या हो जाएगा, दूरी, ठीक है। तो इसमें जो दूरी हो जाएगा ये दूरी कितना हो जाएगा, आपका ए टू सी, कितना हो जाएगा, ए टू सी, ठीक है। ए टू सी कहने का है 4 + 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर, ठीक है। तो मेरे द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, 7 किलोमीटर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लेते हैं,
एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ ए से आपका बी, और बी से मैं चलता हूँ सी, ठीक है, और सी से मैं चलता हूँ डी, और डी से वापस मैं कहाँ पे आ जाता हूँ, ए पे वापस आ जाता हूँ। यहाँ से मैंने 2 किलोमीटर चला, यहाँ से मैंने 2 किलोमीटर चला, और यहाँ से मैंने 2 किलोमीटर चला, और यहाँ से भी मैं 2 किलोमीटर चला। अब बताइए मेरे द्वारा कुल चली गई दूरी कितनी होगी। तो ए से लेकर के मैं स्टार्टिंग ए पॉइंट पे था, वापस भी मैं ए पॉइंट पे आ गया हूँ, तो मेरे द्वारा जो चली गई दूरी है क्या हो जाएगी, ए टू ए। और ए टू ए मैंने कुल जो लेंथ है, आपकी पाथ की लेंथ है, कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, टोटल कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर ये मेरे द्वारा चला गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले कि किसी पार्टिकल द्वारा यदि किसी रास्ते पर वह चल रहा है, ठीक है, तो उस रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका दूरी बोलेंगे, ठीक है। और विस्थापन में जबकि ऐसा नहीं होता, विस्थापन क्या करता है, विस्थापन कहता है कि प्रारंभिक, मुझे तो सिर्फ प्रारंभिक और जो अंतिम पॉइंट है, ठीक है, जो अंतिम बिंदु है, इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसी से मतलब है भाई, इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसी से मतलब है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, आपका विस्थापन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से ही इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे हम लोग पहला एग्जाम्पल लेंगे, तो फिर से मैं क्या करता हूँ, वही मैं ए से चलना स्टार्ट करता हूँ, बी तक मैं चला, कितना आपका 4 किलोमीटर, बी से मैं सी तक गया, कितना आपका 3 किलोमीटर। अब बताइए मेरे द्वारा जो चला गया आपका विस्थापन है, कुल विस्थापन है, क्या हो जाएगा। तो ये क्या बोलता है, मुझे सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट से मतलब है, इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है इसी से मतलब है। तो यहाँ पे हम लोग का जो आपका प्रारंभिक पॉइंट ए है और अंतिम पॉइंट क्या है, आपका सी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, ये वाला जो पॉइंट है ये बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग क्या निकाल सकते हो, यदि इसकी लंबाई 4 है, इसकी लंबाई 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ठीक है, मतलब आपका कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9, ठीक है, मतलब आपका 25, और 25 से आप लोगों का 5 किलोमीटर, ठीक है। तो मेरे द्वारा जो आपकी कुल विस्थापन है ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विस्थापन क्या कहता है, आपके प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट के मध्य न्यूनतम दूरी, और मध्य न्यूनतम दूरी आपका एक सरल रेखा बनाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका विस्थापन हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ, मैंने चलना स्टार्ट किया बी तक, बी से मैं सी पे आया, सी से मान लो मैं डी पे आया, और डी से वापस मैं कहाँ पे चला गया, आपके ए पे चला गया। तो अब इसमें मान लीजिए ए से बी मैं 2 मीटर चला, बी से सी भी मैं 2 मीटर चला, सी से डी मैं मान लो 3 मीटर चला, और डी से ए तक आने में मुझे 2 मीटर लगे। अब मेरे द्वारा आपका विस्थापन, कुल विस्थापन क्या हो जाएगा, तो मैं ए से चलना स्टार्ट किया, लेकिन वापस किस पॉइंट पे आ गया, ए पॉइंट पे आ गया। तो ए से ए की दूरी जो न्यूनतम दूरी है ये कितनी है, आपके 0 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 0 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका दूरी जो है क्या है, आपके टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, ठीक है। वहीं पे विस्थापन क्या है, आपके जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो आपका लोएस्ट आपका डिस्टेंस है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आप उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है, यानी कि विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। अब इस एग्जांपल से आपके कुछ कंक्लूजन निकले हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और इन आपके कंक्लूजन से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इनको आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। कंक्लूजन को मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा, और एग्जाम्पल से आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करते जाऊंगा। तो यहाँ से जो कंक्लूजन आपका निकला, पहला कंक्लूजन यहाँ से हमने क्या देखा कि आपका दूरी है वास्तविक पल की कुल लंबाई है, ठीक है, लेकिन विस्थापन ऐसा नहीं है, ये केवल आपके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पे ही डिपेंड रहता है, ठीक है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी पे ही डिपेंड रहता है। मतलब इसको कोई लेना देना नहीं है कि आप कहाँ से चलना स्टार्ट किए और कहाँ गए, कैसे गए, ठीक है। तो जो विस्थापन, इसको आपके पाथ ऑफ लेंथ यानी कि आपके पथ की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब ये आपके पथ की लंबाई पे निर्भर नहीं करता, लेकिन दूरी क्या है, आपके पथ की लंबाई पे निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ से हम लोग का ये निकला, क्या निकला, पहला कंक्लूजन ये निकला कि ये पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, पथ की लंबाई पर निर्भर, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन क्या करता, ये नहीं करता, निर्भर नहीं करता। एग्जाम्पल के थ्रू से जितने भी कंक्लूजन निकलेंगे उसको यहाँ पे हम लोग देखते जाएंगे। अब आगे हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए मैं ए पॉइंट से चला आपके बी पॉइंट तक 10 मीटर, और एक और पाथ से मैं होकर के आया ए से बी, ठीक है, यहाँ पे मैं 20 मीटर चला, और एक और पाथ से मैं गया, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 30 मीटर हो गई, और एक और पाथ से मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और ये जो आपका पाथ है इसकी जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, आपकी
100 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दूरी की बात करूँ तो दूरी पाथ नंबर 1 से जो आपके निकल के आएगी कितनी आएगी 10 मीटर, पार्ट 2 से आपके कितने हो जाएगी ये 20 मीटर, पाथ 3 से आपकी क्या हो जाएगा 30 मीटर, और जो चौथा मार्ग है ठीक है इससे कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर दूरी निकल के आएगी। वहीं पे अगर विस्थापन की बात करूं ठीक है, तो विस्थापन के बारे में बात करूं, विस्थापन में क्या होगा, विस्थापन केवल आपके जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है इन दोनों के बीच में जो न्यूनतम दूरी है इसी को बताएगा। ठीक है, तो विस्थापन आपके पहले पथ के लिए क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, दूसरे पथ के लिए भी क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर ही हो जाएगा, तीसरे पथ के लिए भी आपका कितना हो जाएगा 10 मीटर ही हो जाएगा, और चौथे पथ के लिए भी आपका कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कहने का से क्या हो रहा है यहाँ पे आप लोगों को पाथ नंबर 1 ठीक है ये छोटा है किससे आपके पाथ नंबर 2 से, और ये किससे छोटा है आपके पाथ नंबर 3 से, और ये किससे छोटा है आपके पाथ नंबर 4 से। ठीक है, ये कंक्लूजन निकल के आएगा। लेकिन विस्थापन में क्या होगा आपका, विस्थापन में आपके पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3 और पाथ नंबर 4 चारों क्या होंगे समान होंगे। कहने का से क्या हो जाएगा जो निष्कर्ष निकल के आएगा, कंक्लूजन हम लोग के पास क्या निकल के आएगा कि विस्थापन में केवल एक ही मान संभव है। ठीक है, भले ही आप कितने भी प्लेन आप किसी भी मार्ग से क्या कर लो मोशन कर लो, लेकिन विस्थापन के केवल एक ही मान संभव है, लेकिन आपकी दूरी के क्या है अनंत मान संभव है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा जो कंक्लूजन हम लोग का दूसरा कंक्लूजन निकला कि दूरी के अनंत मान संभव है, दूरी के अनंत मान संभव, जबकि आपके विस्थापन में ऐसा नहीं है, विस्थापन में क्या हुआ केवल एक मान संभव होगा, एक मान। ठीक है, मतलब जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी केवल एक निकल के आएगी किसमें आपके विस्थापन में, लेकिन दूरी में कितने मान संभव है आपके अनंत मान संभव है। तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि दूरी के बारे में क्या सत्य है क्या असत्य है। ठीक है, विस्थापन के बारे में क्या सत्य है क्या असत्य है। आगे हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 2 ले रहे हैं और यहाँ से एक और निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ए से चलना स्टार्ट करता हूँ कहाँ तक आपके बी तक, कितना चला मान लो 10 मीटर चला, तो इसमें जो दूरी होगी कितनी होगी 10 मीटर, और जो विस्थापन होगा ये भी कितना होगा आपका 10 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि दूरी किसके बराबर होगा, यहाँ पे विस्थापन के बराबर होगा। किसके बराबर, विस्थापन के बराबर। और ये कब होगा, तो ये जब होगा जब क्या होगा आपके कोई भी पार्टिकल या कोई भी वस्तु, किसी वस्तु की गति क्या हो आपके सरल रेखा में हो। ठीक है, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उस समय क्या होगा आपका दूरी और विस्थापन क्या होंगे बराबर होंगे। यहाँ से जो कंक्लूजन निकल के आया निष्कर्ष, यदि कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति करे तो दूरी और विस्थापन आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यदि कोई भी पार्टिकल किसी सरल रेखा में मोशन करता है तो उसमें क्या होंगे दूरी और विस्थापन आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ से एक कंक्लूजन निकला, एक और कंक्लूजन यहीं पे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, ए से मैं बी तक चला आपके 10 मीटर, और फिर एक और पाथ ले रहा हूँ मैं यहाँ पे जो आपका ए से मैं 20 चला आपके 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाथ नंबर 2 के लिए बात करता हूँ, तो यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी आपके 20 मीटर, और विस्थापन कितनी हो जाएगी, विस्थापन आपके पाथ नंबर 1 और 2 के लिए भी कितना हो जाएगा 10 मीटर ही रहेगा। ठीक है, चाहे मैं इस रास्ते से चलूँ चाहे इस रास्ते से चलूँ विस्थापन केवल कितना होगा आपका 10 मीटर ही होगा। ठीक है, इस स्थिति में क्या हो रहा है आपका दूरी बड़ा हो रहा है। ठीक है, दूरी बड़ा हो रहा है किससे आपके विस्थापन से। ठीक है, तो यहाँ से जो मेन कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आता है, यदि कोई पार्टिकल किसी सरल रेखा में गति करता है या मोशन करता है तो वहां पे क्या होगा आपका दूरी और विस्थापन आपस में बराबर होंगे। यदि वह पार्टिकल ऐसा नहीं करता उस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका दूरी बड़ा रहेगा किससे आपके विस्थापन से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20 मीटर किससे बड़ा है आपके 10 मीटर से बड़ा है। तो ये दो कंक्लूजन आपके निकल के सामने आते हैं। तो यहाँ से हम लोग का एक फार्मूला निकल के सामने आता है। ठीक है, जो मुख्य निष्कर्ष है इसमें आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, जो मेन कंक्लूजन आप लोगों को मिलेगा वो क्या मिल जाएगा आप लोगों को मिल जाएगा कि दूरी या तो बराबर हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है किसके मुकाबले आपके विस्थापन के मुकाबले। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों का होगा। ठीक है, दूरी या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके आपके विस्थापन से। ठीक है, यहीं से आप
एक और फार्मूला निकाल सकते हो। यदि हम लोग विस्थापन को इसके इस ओर ले आए, ठीक है, विस्थापन को इस ओर ले आए, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा आपका विस्थापन, ठीक है, क्या हो जाएगा दूरी बटा विस्थापन बड़ा या बराबर है किसके, आपके एक के। तो ये आपका एक और फार्मूला निकल गया। इसी को यदि उलट दें, अगर हम लोग ऐसा कर दें, विस्थापन बटा दूरी कर दें, तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा फार्मूला सही है कौन सा नहीं है। दूरी बटा विस्थापन किसके बराबर या बड़ा होता है, आपके एक के, या तो विस्थापन बटा दूरी किससे आपका छोटा या बराबर होता है किसके, आपके एक के। तो इसी प्रकार से आपके फिजिक्स में फार्मूला निकल के आते हैं। एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं के ऊपर से आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जब आप लोग इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो आगे आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसीलिए आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन पे आप लोगों को आना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन भी कराते चलूंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चले, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा सदिश राशि और अदिश राशि। अब यहाँ से हमें ये डिसाइड करना है कि आपका सदिश राशि किसे कहते हैं या अदिश राशि किसे कहते हैं, और दूरी सदिश राशि होगा या अदिश राशि होगा, या आपके विस्थापन सदिश राशि होगा या अदिश राशि होगा। तो ये जो सदिश और अदिश का जो फंडा है ये क्या है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ सदिश और अदिश, ठीक है। नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा सदिश अदिश, ठीक है। सदिश कहने का से सपरिवार। सबसे पहले हम लोग अदिश को समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है, ठीक है। ऐसी राशि जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो। और सदिश कहने का आशय, इसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो परिमाण तो रहेगा ही, ठीक है, क्या रहेगा आपका परिमाण, और इसके साथ ही साथ क्या रहेगा, दिशा रहेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश, ठीक है। सपरिवार दोनों क्या होंगे, साथ साथ चलेंगे, यही हम लोग क्या हो जाएगा आपका सदिश राशि। और जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, वो क्या हो जाएगा आपका अदिश राशि। एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे किसी दुकान पे जाता हूँ और दुकानदार को बोलता हूँ कि मुझे 5 केजी शक्कर दो, क्या दो, 5 केजी शक्कर। तो ये जो यहाँ पे 5 है ये क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। और 5 केजी, केजी कहने का से ये किसका आपका यूनिट है, तो ये द्रव्यमान का यूनिट है। किसका यूनिट है, आपके द्रव्यमान का। और द्रव्यमान कौन सी राशि हो जाएगी, आपके अदिश राशि हो जाएगी, क्योंकि इसमें केवल क्या है, आपका परिमाण है। मैं दुकानदार से ये नहीं बोलूंगा कि मुझे 5 केजी शक्कर उत्तर दिशा में दो, या मुझे 5 केजी शक्कर दक्षिण दिशा में दो, या पूर्व या पश्चिम दिशा में दो, ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ। मैं इसमें क्या बोलता हूँ, आपके केवल किसको बताता हूँ, आपके परिमाण को बताता हूँ। तो इस प्रकार की जो राशि है वो क्या कहलाएंगे, आपके अदिश राशि कहलाएंगे। वहीं पे बात करें हम लोग सदिश राशि की, तो एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, अब यहाँ पे दो बंदे हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी आपका 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब मैं इसमें बोलता हूँ कि बताओ इसमें कुल कितने आपका नेट फोर्स होगा, वो कितना होगा। तो इसमें आप लोग ये बोल सकते हो कि इसमें जो नेट फोर्स है ये कितना हो जाएगा, आपका 5 + 5 कहने का से आपके 10 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बताना होगा कि ए किस दिशा में आपका फोर्स लगा रहा है और बी किस दिशा में आपका फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए बी भी इस दिशा में आपका फोर्स लगा था, तो यहाँ पे आप लोगों का जो नेट आपका फोर्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ए इस दिशा में आपके फोर्स लगा रहा है, तो बी उसके विपरीत दिशा में फोर्स लगा रहा है। तो इसमें जो आपका न्यूटन है, ठीक है, ये किसका आपका यूनिट है, तो ये बल का यूनिट है। तो बल क्या हो जाएगा, आपका सदिश राशि हो जाएगा। इसमें आपको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि दूरी आपका सदिश राशि होगा कि अदिश राशि होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि विस्थापन सदिश राशि है या अदिश राशि है, ठीक है। तो विस्थापन आपकी क्या है, सदिश राशि है। इसको कैसे समझेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ए से बी तक चला, आपके ए से बी तक चला कितना आपका 10 मीटर, ठीक है। और बी से वापस मैं कहाँ पे आ गया, आपका फिर से ए में वापस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, तो विस्थापन ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ए से बी मैं पूर्व दिशा में बी तक चला, ठीक है, फिर पश्चिम दिशा में वापस ए पर आ गया। तो यहाँ पे जो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं इस आपके फाइनल पॉइंट से भी पीछे चला जाता हूँ, मतलब मैं किस में चला जाऊंगा, आपके माइनस में किसी पॉइंट सी पर चला जाऊंगा, तो यहाँ पे जो विस्थापन किस में आएगा, आपके नेगेटिव में आएगा, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन, ए से बी मैं चलता हूँ आपके पूर्व दिशा में 10 मीटर, ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, इसमें इस स्थिति में आपका विस्थापन 10 मीटर आएगा। अब दूसरा कंडीशन ये है कि मैं ए से बी तक आया, ठीक है, ए से बी तक तो मैं गया, उसके बाद बी से सी मैं उसी दिशा में वापस विपरीत दिशा में आ गया। यहाँ पे जो विस्थापन है ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका, तीसरा कंक्लूजन, ए से बी तक तो मैं चला, ठीक है, बी से ए तक मैं उसी दिशा में, और ए से भी थोड़ा पीछे आ गया, ठीक है, किस पॉइंट पे, आपके सी पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपका
क्या हो जाएगा, विस्थापन माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, आपके माइनस में। ठीक है, मान लो मैं ए से कितना मीटर पीछे चला गया, 10 मीटर, तो यहाँ पे विस्थापन कितना हो जाएगा, -10 मीटर। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि इसमें आप लोगों को दिशा बताना पड़ेगा, किसमें, आपके विस्थापन में। तो विस्थापन कैसी राशि है, आपकी सदिश राशि है, और विस्थापन आपका प्लस हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, जीरो हो सकता है, और माइनस यानी कि ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, ये कंक्लूजन आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। लेकिन आपके दूरी में ऐसा नहीं होता, दूरी में केवल आपका क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है, दूरी सदैव धनात्मक होता है। तो यहाँ से जो तीसरा कंक्लूजन निकल के आया, दूरी क्या है, आपके अदिश राशि है। इसमें आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि कौन सी दिशा में आप लोग जा रहे हो। ठीक है, लेकिन आपका विस्थापन क्या है, आपका सदिश राशि है। कैसी राशि है, आपकी सदिश राशि है। और एक और जो कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन नंबर 4, ये क्या हो जाएगा, सदैव धनात्मक होता है। दूरी कैसा होता है, आपका सदैव धनात्मक होता है। दूरी क्या होता है, सदैव धनात्मक। लेकिन विस्थापन क्या होता है, आपका धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है, शून्य भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, आपका विस्थापन धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। इन्हीं पॉइंट के ऊपर से आपके क्वेश्चन बनेंगे कि दूरी के बारे में क्या सत्य है, आपके विस्थापन के बारे में क्या असत्य है या क्या सत्य है। ठीक है, अब इसके बीमा के बारे में बात करते हैं। तो बीमा हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग MLT, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, बीमा के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से बीमा क्या निकलेगा, ठीक है, एम फॉर क्या होता है, आपका मास, मास कहने का है द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम लोग, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, आपका केजी, और यहाँ से आप लोग का लेंथ, लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक है, लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, आपका मीटर, और यहाँ से ये टी से क्या आशा है, आपका समय, टाइम। ठीक है, और समय का मात्रक क्या होता है, आपका सेकेंड। तो इन्हीं से हम लोग बीमा निकालते हैं। तो आपके जो विस्थापन है, अगर विस्थापन का हम लोग बीमा निकालें, तो यहाँ से इसमें किसी प्रकार का द्रव्यमान आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, किसमें, आपके विस्थापन में। तो एम क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। एल में आपको लंबाई मिलेगा, ठीक है, कितने मीटर चला, ठीक है, कितने मीटर आपका विस्थापन आया, तो यहाँ से आपका एल यहाँ पे उपस्थित रहेगा, टी यहाँ पे उपस्थित नहीं रहेगा, तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी जो बीमा निकल के आएगी, क्या हो जाएगी, M0 L T0। ठीक है, और दूरी की अगर हम लोग क्या बात करें, दूरी की बीमा के बारे में बात करें, तो ये भी आप लोगों का सेम विस्थापन जैसा ही आएगा। ठीक है, M0 L और T0, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, आपका M0 L T0। ठीक है, ये इन दोनों की बीमा हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन में इसको लिख लेते हैं। बीमा क्या होगा, इसका बीमा होगा आपका M0 L और T0। ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा, आपका M0 L और T0। अब इसके SI मात्रक के बारे में बात करें, तो दूरी का जो मात्रक है, ये क्या होता है, आपका मीटर होता है। क्या होता है, आपका मीटर। ठीक है, और आपके विस्थापन का भी मात्रक क्या हो जाएगा, आपका मीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मात्रक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से दूरी और विस्थापन में जो हम लोगों को निष्कर्ष निकालना था, ये आप लोगों के सामने है। दूरी क्या है, आपका पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, वास्तविक पथ की लंबाई है। विस्थापन आपके फाइनल पॉइंट और आपके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की मध्य दूरी है, यह आपके पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। फिर उसके बाद हमने कंक्लूजन निकाला, दूरी के अनंत मान संभव है। ठीक है, हम लोग ए से बी तक कई मार्ग से कई मार्ग के सहारे जा सकते हैं, इसलिए दूरी के क्या होते हैं, आपके अनंत मान होते हैं। लेकिन आपका विस्थापन, हम लोग कितने भी मार्ग से चले जाएं, आपका विस्थापन क्या होगा, केवल एक ही वैल्यू प्रदान करेगा, इसलिए आपके विस्थापन के केवल एक ही मान संभव है। ठीक है, और दूरी क्या है, आपका अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है, आपका सदिश राशि है। ठीक है, इसमें आप लोगों को परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना पड़ेगा। और दूरी से सदैव हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन विस्थापन धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, और बीमा की बात करें तो दोनों का सेम है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, यदि किसी कण का विस्थापन शून्य है तो तय दूरी क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है किसी कण का विस्थापन शून्य है। यहाँ पे विस्थापन शून्य के बारे में बात की गई है, मतलब मान लो स्टार्टिंग पॉइंट आपका ए है और आपका एंडिंग पॉइंट भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो आपका दूरी क्या होगा, तो ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। निश्चित रूप से शून्य होना चाहिए, कण पर निर्भर करेगा, शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, शून्य नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार के आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हम लोग ये जानते हैं कि विस्थापन केवल दो स्थिति में क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। पहला कंडीशन ये कि यदि आपका जो वस्तु है, ठीक है, चलना ही स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, चलना ही स्टार्ट नहीं किया है, चलना ही स्टार्ट नहीं किया है, तब इसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। उस स्थिति में आपका जो दूरी भी होगा वो क्या होगा, आपका शून्य होगा।
और दूसरा कंडीशन क्या है, मान लो ए आपका पार्टिकल किसी पॉइंट पे गया, ठीक है, और फिर से उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो इस स्थिति में आपका दूसरा कंडीशन मिलेगा। तो इस स्थिति में आपका दूरी जो होगा ये शून्य नहीं होगा। तो इसके अनुसार हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, आपका दूरी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि किसी कण का दूरी शून्य है तो विस्थापन का मान क्या होगा। अब देखिए, दूरी शून्य कब होता है, ठीक है, अभी हमने बात किया है, यदि आपका जो पार्टिकल है ये चलना ही स्टार्ट ना करे, चलना शुरू नहीं किया है, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, दूरी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, दूरी के लिए शून्य होने की क्या कंडीशन है कि यह आपका पार्टिकल है या कोई वस्तु है, ठीक है, वह चलना ही स्टार्ट नहीं किया है, तो इस स्थिति में आपका दूरी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब दूरी शून्य होगा तो विस्थापन भी निश्चित तौर पर आपका शून्य होगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन है निश्चित रूप से शून्य होना चाहिए। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बेसिक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। एक कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण 40 सेकंड में पूर्ण करता है। ठीक है, एक परिक्रमण 40 सेकंड में पूर्ण करता है। 2 मिनट 40 सेकंड के पश्चात कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे दूरी और विस्थापन दोनों हम लोग ज्ञात करना है। तो क्या बोला गया है, सबसे पहले आप लोगों को एक वृत्ताकार पथ तैयार कर लेना है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, आर। ठीक है, कितनी दी गई है, आर। अब क्या बोलता है कि यहाँ से मैं स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ ए, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वापस इस पॉइंट पे आने के लिए कितना सेकंड लगता है आपका, 40 सेकंड लगता है। कितना आपका, 40 सेकंड। तो हम लोग को ये बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कण के द्वारा जो कुल दूरी है और विस्थापन है ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 2 मिनट 20 सेकंड में आपके कुल कितने सेकंड हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 × 60 + 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 और 20 140 सेकंड। क्या हो जाएगा, 140 सेकंड। अब आप लोग ये डिसाइड कीजिए 140 सेकंड में आप लोग कितना राउंड आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग 40 सेकंड में अगर इसको डिवाइड करो तो यहाँ से मैं ए से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने एक राउंड लगाया, मेरा 40 सेकंड चला गया। ठीक है, दूसरा राउंड मैंने लगाया, मेरा 40 कितना हो गया, 80। ठीक है, उसके बाद तीसरा राउंड मैं लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है आपका 120 सेकंड चला गया। ठीक है, कितने राउंड में, आपके 3 राउंड में मेरा 120 सेकंड चला गया। अब मेरे पास कितने बचे हैं, 20 सेकंड और बचे हैं। ठीक है, मतलब 2 मिनट में मैं 3 चक्कर लगा लिया। अब 20 सेकंड ये जो बचे हैं, इस 20 सेकंड में मैं कहाँ तक पहुंचूंगा, 20 सेकंड में मैं इसके आधे दूरी तक पहुंचूंगा, इस वृत्त के आधे दूरी तक मैं पहुंचूंगा। ठीक है, मतलब कहने का आशा है जो कुल आपका राउंड हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 सही 1/2। ठीक है, मतलब 3.5 राउंड मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या बताना है, दूरी बताना है। तो दूरी क्या हो जाएगा, ठीक है, वृत्त है और वृत्त की जो परिधि है ये कितनी होती है आपकी, 2πr होती है। क्या होती है, 2πr। ठीक है, तो इसको मैं जब 3 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 राउंड लगा लिया है, तो कितना हो जाएगा, 6πr हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं जो बचे हुए 20 सेकंड है उसमें इसकी आधी दूरी तक और आ जाता हूँ, और आधी दूरी कहने का से यहाँ पे एक अर्धवृत्त बनेगा। ठीक है, अर्धवृत्त कहने का से क्या हो जाएगा आपका, πr हो जाएगा। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, πr को ऐड करना पड़ेगा, मतलब कुल मेरे द्वारा जो चली गई दूरी है ये कितनी हो जाएगी आपकी, 7πr हो जाएगी। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है, और विस्थापन के लिए हमें किसको देखना है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में ये आप लोग का बन रहा है। ठीक है, न्यूनतम दूरी ये बन रहा है। तो क्या बन रहा है, एक डायामीटर बन रहा है। डायामीटर कहने का से व्यास, और व्यास कितना हो जाएगा आपका, 2r हो जाएगा। तो विस्थापन ये रहा आपका 2r, और आपकी दूरी क्या हो जाएगी आपकी 7πr। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7πr और 2r। ठीक है, दूरी कितनी हो जाएगी, 7πr, और विस्थापन कितना हो जाएगा, 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक आदमी पूर्व दिशा में 4 मीटर चलता है, फिर उत्तर दिशा में 3 मीटर चलता है, फिर 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, तो आदमी द्वारा दूरी और विस्थापन यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। क्या बोला गया है, पूर्व दिशा में कितना चलता है आपका, पूर्व दिशा में आपको एक पॉइंट लेना है ए, ये यहाँ पे चलना स्टार्ट किया, कितना चला आपका, 4 मीटर। ठीक है, फिर उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा कहने का से ऊपर जाएंगे, ऊपर आपका ये सी पॉइंट पे चला गया, कितना आपका, 3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रहा है, ये 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, मतलब एक 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट से खंबा इस टाइप का रहेगा। ठीक है, हालांकि मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप का आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये क्या है, आपका खंबा है, और खंबे को मैं दे रहा हूँ डी। ठीक है, कितना आपका, 12 मीटर। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, दूरी बताना है।
तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी तो आपका 4+3+12 कितना हो जाएगा आपका 19 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कुल दूरी कितनी हो जाएगी 19, और इसके हिसाब से आप लोग ऑप्शन को देख करके ये वाला लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑप्शन को चेंज कर दूं, इसको मैं 19 कर दूं, तब आप लोग फंस जाओगे। यहाँ पे आप लोगों को विस्थापन निकालना पड़ेगा। और विस्थापन कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप लोगों को ए टू सी निकालना है। ठीक है, ए टू सी कहने का से ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, और ए टू सी में आपका कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये आप लोगों का कितना जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। अब एक और त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, कौन सा आपका ए डी सी, कौन सा बन रहा है ए डी सी, जिसमें आपका डी सी कितना है 12 और ए सी कितना है आपका 5। ठीक है, इस स्थिति में आपका जो ए से डी निकल के आएगा, ये कितना निकल के आएगा आपका 13 मीटर निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, ए से लेकर के डी। ये भी आपका पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आएगा। ठीक है, 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, कुल कितना हो जाएगा 169, और यहाँ से आपका 13 मीटर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे विस्थापन पूछा गया है, तो विस्थापन हम लोग का आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट कौन सा है आपका डी है। ठीक है, तो इसमें कुल विस्थापन कितना हो जाएगा आपका 13 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एक और विधि बताता हूँ आप लोगों को विस्थापन निकालने के लिए। आप लोग क्या करोगे, जितने वैल्यू दिए हैं सबका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लगा दोगे। ठीक है, कितने वैल्यू दिए हुए थे, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। यहाँ से आप लोगों का डिस्टेंस, यहाँ से आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 169, और यहाँ से आप लोगों का 13 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप लोग इस फार्मूला से भी बना सकते हो या तो इस मेथड से भी आप लोग बना सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक व्यक्ति 7 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ पर गतिशील है। यदि वह पथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का परिमाण याद कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को फिर से क्या दिखाना है, एक व्यक्ति है, क्या कर रहा है, आपके ए से बी अर्धवृत्ताकार पथ पर चल रहा है। ठीक है, मतलब ए से बी आपका अर्धवृत्ताकार पथ पे चल रहा है। तो इसकी त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, आपका 7 मीटर दी हुई है। ठीक है, कितना मिला है यहाँ पे 7 मीटर। तो हम लोग जानते हैं ये जो अर्धवृत्ताकार बन रहा है ये कितना होगा आपका पाई आर होगा। ठीक, क्वेश्चन को आप लोग ठीक से समझोगे तो ये जो वृत्ताकार पथ बन रहा है, ठीक है, अर्धवृत्ताकार पथ बन रहा है, यही हम लोग क्या हो जाएगा दूरी। ठीक है, और यहाँ से जो डायामीटर बन रहा है ये क्या हो जाएगा हम लोग का विस्थापन। ठीक है, तो दूरी की बात करें तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा आपका पाई आर। ठीक है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है। ठीक है, आर कितना दिया है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, कितना मिल जाएगा हम लोग को 22 मीटर मिल जाएगा। ये क्या है हम लोग का दूरी। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या हो जाएगा आपका, आपकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 7 मीटर, अगर इसका डायामीटर यानी कि व्यास निकालें तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 7 मीटर, यानी 7 कितना हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो दूरी कितनी आपकी 22 मीटर, विस्थापन कितना आपका 14 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 22 और 14 हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग मिड लेवल के क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, लेकिन आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे तब करेंगे। ठीक है, इसमें आगे हम लोग को वेग और चाल के बारे में समझना है। तो यहाँ पे वेग क्या होगा, वेग क्या होता है आपका विस्थापन बटा समय। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, एकांक समय में विस्थापन के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं आपका वेग बोलते हैं। ठीक है, वेग करने का आशय विस्थापन बटा समय होता है, और विस्थापन क्या है आपका, तो ये सदिश राशि है। क्या है आपका सदिश राशि है, तो वेग भी क्या होगा आपका सदिश राशि ही होगा। क्या होगा आपका सदिश राशि होगा। और आपका वेग विस्थापन क्या होता है धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, तो ये भी आपका क्या होगा प्लस होगा, शून्य हो सकता है और माइनस हो सकता है, कौन आपका वेग। ठीक है, वहीं पे इसके मात्रक के बारे में बात करें तो आपके विस्थापन का मात्रक क्या होता है आपका मीटर होता है। ठीक है, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका मात्रक निकल के आएगा ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तीसरा चीज इसमें हम लोग क्या देखें, मात्रक देखें, तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसकी बीमा निकालेंगे, तो हम लोग को पता है विस्थापन की बीमा क्या होती है एल होती है, और यहाँ पे चूंकि आपका समय भी दिया हुआ है तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो बीमा निकल के जो आएगी वो क्या निकल के आएगी एल टी यूनिवर्स निकल के आएगी। ठीक है, तो इसकी जो बीमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपका एल टी यूनिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। वेग क्या है आपका सदिश राशि है। सबसे पहले विस्थापन बटा समय को हम लोग क्या बोलते हैं वेग बोलते हैं, यानी कि एकांक समय में आपके विस्थापन में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं वेग बोलते हैं। ठीक है, और आपका
यह प्लस भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, क्योंकि आपका विस्थापन क्या होता है, प्लस होता है, शून्य होता है और माइनस होता है। ठीक है, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा आपका, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बीमा क्या हो जाएगी आपके, LT यूनिवर्स हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे हम लोग चाल के बारे में बात करें, यानी कि स्पीड के बारे में बात करें, तो स्पीड कहने का से एकांक समय में तय दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका चाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी क्या है आपका, अदिश राशि है। ठीक है, और दूरी अदिश राशि के साथ साथ क्या है, सदैव क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और दूरी के बारे में, और दूरी का मान क्या होता है, हमेशा बढ़ता है, दूरी का मान हमेशा बढ़ता है। ठीक है, हमेशा बढ़ता है। इन छोटे छोटे पॉइंट को आप लोगों को नोट करके रखना है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चाल भी क्या हो जाएगा आपका, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन यहाँ से दूरी और चाल में क्या डिफरेंस है, दूरी का मान सदैव बढ़ता है, लेकिन चाल का मान कम हो सकता है। ठीक है, चाल का जो मान है कम हो सकता है। ठीक है, मान क्या हो सकते हैं यहाँ पे, कम हो सकते हैं, किसमें, आपके चाल में। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा। ठीक है, दूरी अदिश राशि है तो ये भी अदिश राशि होगी। दूरी हमेशा सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपका स्पीड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन दूरी का मान हमेशा बढ़ता है, लेकिन इसमें आपके जो स्पीड की वैल्यू है ये कम हो सकती है। ठीक है, स्पीड आपका कम हो सकता है, ये आप लोगों को देखना है। वहीं पे हम लोग इसके मात्रक के बारे में बात करें, तो दूरी का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ से क्या निकलेगा, मीटर पर सेकेंड। क्या निकलेगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मात्रक क्या निकलेगा यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वहीं पे बीमा की बात करें, तो जो वेग की बीमा है वो भी क्या होगी, आपके स्पीड की बीमा होगी। ठीक है, LT यूनिवर्स, ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे M0 रहेगा, द्रव्यमान का इसमें कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो वेग और चाल हो गया। अब नियत चाल क्या है, ठीक है, एक समान वेग किसे बोलेंगे, परिवर्ती चाल क्या है, परिवर्ती वेग क्या है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो नियत चाल यानी कि कांस्टेंट आपका स्पीड किसे बोलेंगे। ठीक है, आपका नियत चाल कांस्टेंट स्पीड किसे बोलेंगे, तो यहाँ पे आपका, तो जो ना बदले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो ना बदले उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका नियत चाल बोलेंगे। ना बदले कहने का अर्थ है, चाल क्या है आपका, अदिश राशि है, और अदिश राशियों में केवल क्या होता है आपका, परिमाण होता है। क्या होता है आपका, परिमाण। ठीक है, मतलब जिसका परिमाण ना बदले उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नियत चाल बोलेंगे। ठीक है, कहने का अर्थ है, जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डिस्टेंस और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइम। अगर मान लो 5 मीटर में चल रहा हूँ 1 सेकंड में, ठीक है, और फिर से अगले सेकंड में मैं 5 मीटर चल रहा हूँ, और अगले सेकंड में फिर से 5 चल रहा हूँ, और अगले सेकंड में मैं फिर से 5 चल रहा हूँ, तो इस प्रकार का जो आपका वैल्यू निकल के आएगा, सामने निकल के आएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका नियत चाल कहलाएगा। ठीक है, मतलब तो नियत चाल को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, समय के साथ यदि परिमाण नहीं बदलता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका नियत चाल बोलेंगे। यदि आपका समय के साथ आपका परिमाण बदल जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिवर्ती चाल बोलेंगे। ठीक है, कहने का आशय है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, ये क्या आपका डिस्टेंस है और ये क्या आपका टाइम है। अगर मान लो मैं पहले सेकंड में आपका 2 मीटर चला, अगले सेकंड में मान लो मैं 3 मीटर चला, ठीक है, और अगले 1 सेकंड में मैं मान लो कितना चला, आपका 1 मीटर चला, तो यहाँ पे मेरा जो परिमाण है क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, आपका परिमाण बदल जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका आपके जो समय के साथ जो आपके परिमाण में चेंजेस आ रहे हैं, यही क्या हो जाएगा, आपका परिवर्ती चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका परिवर्ती चाल हो जाएगा। उसी प्रकार से एक समान वेग के बारे में बात करेंगे, तो वेग में आपके क्या होते हैं, वेग क्या है, आपका सदिश राशि है। क्या है, आपका सदिश राशि है। ठीक है, और सदिश राशि में क्या होते हैं, आपके परिमाण होते हैं। क्या होते हैं, आपके परिमाण, और परिमाण के साथ साथ क्या होता है, आपका दिशा होता है। ठीक है, तो एक समान वेग किसे बोलेंगे, जो ना बदले। ठीक है, जो क्या क्या ना हो, जो ना बदले। ठीक है, तो क्या नहीं बदलना चाहिए, तो उसका आपका परिमाण और दिशा नहीं बदलना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका एक समान वेग बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 सेकंड में 3 मीटर चलता हूँ, 1 सेकंड में जो विस्थापन आता है 3 मीटर, और फिर 1 सेकंड में आपका विस्थापन 3 मीटर, और फिर 1 सेकंड में आपका विस्थापन कितना है, 3 मीटर आए। ठीक है, तो इस स्थिति में जो आपका वेग निकल के आएगा कैसा होगा, आपका एक समान वेग होगा। ठीक है, वहीं पे बात करें आपका परिवर्ती वेग। ठीक है, परिवर्ती वेग में आपका जो बदल जाए, ठीक है, जो क्या हो जाए, बदल जाए। अब क्या बदल जाएगा, तो इसमें या तो आपका परिमाण बदल जाए, ठीक है, परिमाण बदल जाए, या तो दिशा बदल जाए, या तो दोनों बदल जाए।
ठीक है। तो इस प्रकार के वेग को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका परिवर्ती वेग बोलेंगे। परिवर्ती वेग में या तो दिशा बदल जाए, या तो परिमाण बदल जाए, या तो दोनों के दोनों ही बदल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आपके वेग होंगे क्या कहलाएंगे, आपका परिवर्ती वेग कहलाएंगे। ठीक है, और यहीं से आपका वेग में जब परिवर्तन होगा, ठीक है, क्या होगा आपका वेग में जब परिवर्तन होगा तो क्या निकलेगा, त्वरण निकल के सामने आएगा। ठीक है, वेग में परिवर्तन होगा तो यहीं से आपका त्वरण निकल के आएगा, और किसी त्वरण से हम लोग किसको निकालेंगे, आपके बल यानी कि फोर्स को निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे औसत चाल क्या होता है। ठीक है, और औसत वेग क्या होता है। तो औसत चाल कहने का आशय क्या हो जाएगा, आपके कुल दूरी बटा समय हो जाएगा। ठीक है, कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा, आपका समय, कुल दूरी कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी बटा कुल समय को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे कुल दूरी बटा कुल समय क्या बोलेंगे हम लोग, औसत चाल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन। ठीक है, कुल विस्थापन बटा क्या हो जाएगा, कुल समय। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, औसत वेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, औसत वेग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग चाल के बारे में बात करें तो जब यदि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें तीन प्रकार के आपके फार्मूला निकल के बनेंगे। इसमें तीन प्रकार के फार्मूला निकल के सब आएंगे। ठीक है, जब दूरी क्या हो, बराबर हो। ठीक है, यदि दूरी को बराबर कर दिया जाए तो आप लोग कौन सा फार्मूला निकालोगे, वी एवरेज। ठीक है, मतलब औसत चाल के लिए आप लोगों का फार्मूला हो जाएगा 2v1v2 अपान क्या हो जाएगा आपका v1 प्लस v2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका v1 प्लस v2 हो जाएगा। ठीक है, यदि समय को क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, समय को बराबर कर दिया जाए। ठीक है, समय को बराबर कर दिया जाए, बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए, तो जो औसत वेग निकल के आएगा, ठीक है, औसत चाल निकल के आएगा, ये क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो दो कंडीशन पे आपके आधारित है, यदि दो से अधिक कंडीशन हो जाए तब आपको क्या करना है। ठीक है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसके लिए आपको कौन सा फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे औसत वेग क्या हो जाएगा, 1v एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 और डेट डैश करके आपके 1/vn तक जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके दो से ज्यादा के लिए। और इसके लिए आप लोग क्या फार्मूला लगाओगे, तो इसके लिए आप लोग v एवरेज बराबर क्या निकाल सकते हो, तो v1 प्लस v2 प्लस v3। ठीक है, डेट डेस कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, अपान क्या कर दोगे, n कर दोगे। तो ये दोनों फार्मूला आप लोगों को यहाँ पे नोट करके रखना है। आगे एग्जाम्पल दिए गए हैं, उससे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग दूरी को बराबर करेंगे और आपके समय को बराबर करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन कब कब लागू होंगे इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका, एक कार बिलासपुर से रायगढ़ की ओर 40 किलोमीटर की चाल से जाती है और रायगढ़ से बिलासपुर की ओर वापस आपके 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से लौटती है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको औसत चाल और औसत वेग बताना है। तो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपके बीएसपी से। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका बी पॉइंट, जो कहाँ पे खत्म हो रहा है, आपके रायगढ़ में। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया है यदि हम लोग बिलासपुर से रायगढ़ की ओर जा रहे हैं तब हम लोग का जो चाल है कितना है, आपका 40 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, वहीं पे वापस आ रहे हैं हम लोग रायगढ़ से कहाँ, तो आपके रायगढ़ से बिलासपुर, तो हम लोग का जो चाल है कितना है, आपका 60 किलोमीटर पर हावर है। कितना है आपका 60 किलोमीटर पर हावर। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है, आप लोगों को गेस करना है। इसमें जो मैंने दो फार्मूला आप लोगों को बताए हैं, तो इसमें से कौन सा आप लोगों का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ से आप लोग कैसे इसको डिसाइड करोगे, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट बिलासपुर है, एंडिंग पॉइंट आपका रायगढ़ है। ठीक है, और वापस भी उसी मार्ग में आ रहे हैं। कहने का आशा है ये जो दूरी है दोनों कंडीशन में क्या है, आपका बराबर है। ठीक है, तो दूरी बराबर है तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर वी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 2v1v2 अपान क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 हो जाएगा। तो हम लोग का ये जो 40 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा v1, और 60 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। फार्मूला हम लोग क्या है, v एवरेज बराबर क्या हो जाएगा v1 2v1 v2 अपान क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। ठीक है, वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू कितना हो जाएगा 60 अपान कितना हो जाएगा 40 प्लस 60। ठीक है, दोनों को हम लोग ऐड करके जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ से इसको ऐसे ही लिख देते हैं 2 इंटू 40 इंटू आपका 60 और नीचे में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका 4 छक्के 24 और 24 दोनों कितना आ जाएगा आपका 48। कितना आ जाएगा आपका 48 किलोमीटर पर हावर। ये हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का औसत चाल। ठीक है, औसत चाल यहाँ पे हम लोग का 48 किलोमीटर पर हावर आ गया। अब औसत वेग की बारे में बात करें तो औसत वेग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे औसत वेग बराबर क्या होता है कुल विस्थापन बटा समय। ठीक है, कुल विस्थापन बटा समय, कुल विस्थापन बटा क्या हो जाएगा आपका
कुल समय, ठीक है, क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन यानी कि हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट बिलासपुर है, एंडिंग पॉइंट हम लोग का फिर से क्या हो रहा है, बिलासपुर ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बिलासपुर से रायगढ़ गए और वापस आपके बिलासपुर आ गए, तो यहाँ पे विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा। और जब विस्थापन जीरो होगा तो औसत वेग भी क्या होगा, हम लोग का जीरो ही होगा, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा औसत चाल, और आपका 0 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा आपका औसत वेग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार यात्रा के आधे समय में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और बाद के आधे समय में आपके 60 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये कि स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसके आधे समय इसको हम लोग ले रहे हैं T1, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो चाल होगा ये कितना होगा, 40 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। और इसके आपके आधे समय में जो आपका स्पीड होगा वो कितना होगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें हम लोग को एवरेज स्पीड बताना है, तो एवरेज स्पीड कहने का आशय यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका दूरी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है आधे समय, ठीक है, और आधे समय बाद, तो यहाँ पे समय को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया गया है, और जब समय को बराबर भागों में डिवाइड कर दे तो हम लोग का एवरेज क्या निकलेगा, एवरेज हम लोग का चाल निकलेगा, क्या निकलेगा, V1 प्लस V2 अपान क्या निकलेगा 2, ठीक है। तो V1 का वैल्यू कितना है आपका 40 किलोमीटर पर आवर है, V2 का वैल्यू कितना है आपका 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। फार्मूला में पुट करेंगे कितना हो जाएगा 40 प्लस 60 और बटा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर अपान कितना आपका 2, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहे हैं और इससे हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले क्वेश्चन के ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही, आने वाले क्लास में हम लोग आगे और भी टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग को देखना है त्वरण देखना है, यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, यहाँ पे हमने गति और विराम को समझा, ठीक है, गति के प्रकार को देखा, विस्थापन दूरी देख लिए, ठीक है, वेग व चाल देख लिए, वेग और चाल के अंतर्गत एक समान वेग देखा, एक समान चाल देखा, परिवर्ती वेग देखा, परिवर्ती चाल देखा, ठीक है, औसत वेग देखे, औसत चाल देखे। उसके बाद हम लोग आगे त्वरण देखेंगे, फिर गति के समीकरण, उसके बाद गुरुत्व के अधीन गति, ग्राफ, प्रोजेक्टाइल मोशन आपका, वृत्तीय गति, घूर्णी गति, और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, न्यूटन की गति के नियम। इन सब के ऊपर आने वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं। तो और प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आप लोगों को हमारे मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। इस रिकॉर्डेड वीडियो को आप लोग जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी समय देख सकते हैं। यह वीडियो आप लोगों को हमारे मोबाइल ऐप में मिल जाएगा, मोबाइल ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे कॉम्पिटिशन एकेडमी डिजिटल क्लासेस, ठीक है। वहां से आप लोगों को प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा का जो ऑनलाइन कोर्स है ये मात्र 999 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को केवल रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेंगी, ठीक है। धन्यवाद।